हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का जो हमारा कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरक वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सक्रियता की। अब देखो, आप जानते हैं सक्रियता यानी एक्टिविटी। तो पहली चीज ये है कि जो कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक जो होता है उसका सक्रिय होना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि जो सॉलिड यानी ठोस उत्प्रेरक होगा उसकी सतह के ऊपर अभिकारक के अणु आकर के क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ठोस उत्प्रेरक है और इसकी सतह पर आकर के अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। अगर यह ज्यादा सक्रिय है, कौन, उत्प्रेरक अगर ज्यादा सक्रिय है तो इसकी सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण बहुत मजबूती से होगा और अगर ये मजबूती से उसके ऊपर अधिशोषित हुए तो अधिशोषण के दौरान मुक्त ऊष्मा ज्यादा होगी। और अगर ऊष्मा यानी हीट जो निकल रही है, या अपनी कह सकते हैं कि अधिशोषण एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वह ऊष्मा अभिकारक को मिलेगी और अभिकारक के अणुओं के जो बंध हैं उन्हें तोड़ने के लिए यह ऊष्मा काम आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज उत्प्रेरक, उस पर जल्दी से या तेजी से आकर के कौन अधिशोषित हुआ, अभिकारक, और उस दौरान क्या निकली, ऊष्मा यानी हीट, और वो हीट क्या हुई, अणु को मिल गई। ठीक है, अभिकारक अणु को मिल गई और उसके बंधों को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब बताओ, जब अभिकारक के अणु उनके बंध टूट गए तो नए बंधों का निर्माण होगा और अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होने लग जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए आप जैसे H2 और Cl2, ये दो प्रकार के अभिकारक हैं और ये आपस में रिएक्शन करने के लिए किसी अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हुए और उस दौरान ऊष्मा मुक्त हुई तो वह इस बंध को भी तोड़ेगी और इस बंध को भी तोड़ेगी। बंधों के टूटने से ये मुक्त हो जाएंगे, ये दोनों फ्री हो गए। और अब यह होगा कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ आपस में रिएक्शन कर लेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का। HCl फॉर्मेशन हो जाता है, ये रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बीच के जो बॉन्ड थे वो टूटना चाहिए और उनके टूटने का पूरा जो जिम्मेदारी आती है वो आती है किसके ऊपर, उत्प्रेरक के ऊपर, क्योंकि उत्प्रेरक ने जितना ज्यादा प्रबलता से अभिकारक को अधिशोषित किया है उतनी ही ऊष्मा ज्यादा मुक्त होगी और उतनी ही तेजी से बंध टूटेंगे और उतनी ही तेजी से क्रिया होगी। तो अभिक्रिया के तेज होने के लिए उत्प्रेरक का सक्रिय होना आवश्यक है। और हम जानते हैं हमारी आवर्त सारणी में जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके जितने भी धातु परमाणु जो होते हैं उनकी सक्रियता ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें मुक्त जो संयोजकताएं कह दें या फिर हम ये कह दें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। ओके, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर कि ठोस उत्प्रेरक जो होते हैं उनकी सक्रियता ज्यादा होती है। ठीक, चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी। देखिए, अगर हम एक प्रकार का अभिकारक दूसरे प्रकार के अभिकारक से रिएक्शन करता है, यानी एक अणु दूसरे अणु से रिएक्शन करता है, मान लीजिए ये रिएक्शन,
ये अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करे। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और इनकी रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पर, उत्प्रेरक पर यानी कैटलिस्ट पर। मान लीजिए मैंने यहां पर कॉपर उत्प्रेरक ले लिया, तो यहां पर उत्प्रेरक की सेलेक्टिविटी यानी उत्प्रेरक जो है वो एक निश्चित प्रकार की अभिक्रिया को ही संपन्न कराने में इंटरेस्ट लेता है। इसको अगर ये लगा कि मैं ज्यादा हाइड्रोजन को बाउंड करूंगा तो ये ज्यादा हाइड्रोजन को अपनी सतह पर बाइंड कर लेगा। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक लिमिटेड मात्रा में अगर इसको बाइंड करना है तो ये लिमिटेड मात्रा में करेगा। तो इसकी नेचर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को और हाइड्रोजन के भी एक मॉलिक्यूल को ही अपनी सरफेस पर अधिशोषित करता है। ठीक है, और इनकी रिएक्शन को संपन्न करा देता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड या जिसे IUPAC में बोलते हैं मेथेनॉल, इसका निर्माण होगा। लेकिन अगर हमने यहां पर एक कैटेलिस्ट जिंक ऑक्साइड ले लिया, अब जिंक ऑक्साइड की जो नेचर है वो ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का तो एक ही मॉलिक्यूल को अपनी सतह पर एड्सॉर्ब होने देगा और उसके कंपेयर में हाइड्रोजन 2H2 यानी डबल, हाइड्रोजन की डबल मात्रा यानी दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन को अपनी सतह पर अधिशोषित कराएगा। तो इन दोनों के बीच अभी जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड एक ठोस उत्प्रेरक है और इसने इन दोनों की रिएक्शन जब कराई तो इससे जो कंपाउंड बनेगा CH3OH बनेगा, मेथेनॉल। ओके, तो यहां पर इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये कितने अमाउंट में रिएक्टेंट्स को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करवा रहा है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये कैटेलिस्ट है, इसको अगर इस रिएक्शन को तेज करने के लिए इसमें Cr2O3 एक्टिवेटर भी मिला सकते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं वर्धक, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए जो उत्प्रेरक है उसको सहायता देने का काम ये करता है। क्लियर। अब मान लीजिए मैं अगला उत्प्रेरक ले सकता हूं निकल। ओके, निकल मेटल मैंने ले लिया। अब निकल मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इस अमाउंट में, इस रेशो में इसको एब्जॉर्ब करवाता है और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH4 प्लस H2O। तो बताइए ये सब इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। हमारे पास मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो किसको कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब होने दे रहा है उससे प्रोडक्ट का बनना डिसाइड होगा। तो बताइए इसकी सेलेक्टिविटी की वजह से ही हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। ओके, तो इसको बोलते हैं चयनात्मकता। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक हुआ आपके ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है एंजाइम। ओके।